मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और शनिवार को मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में विभागों का बंटवारा हो गया। सीएम मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज संसाधन जैसे अहम विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग मिला है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा जैसे अहम विभाग दिए गए हैं। कद्दावर नेताओं में कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्रालय विभाग की जिम्मेदारी मिली है। कुंवर विजय शाह को जनजातीय कार्य, परिसंपत्ति प्रबंधन तो राकेश सिंह को लोक निर्माण विभाग दिया गया है। देखिए, राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, लेकिन कल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो देश में पहली बार हुआ है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान विवाद हो गया। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दरअसल इस सीट से 75 साल के कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह कुन्नर विधायक थे। मौजूदा विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से कांग्रेस का टिकट मिला था, लेकिन कुन्नर का 15 नवंबर को निधन हो गया। ऐसे में चुनाव आयोग ने श्रीकरणपुर निर्वाचन सीट पर वोटिंग को स्थगित कर दिया था। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को उपचुनाव होना है। कि सुरेंद्रपाल टीटी जो श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 तारीख को उनकी वोटिंग है, उनको चलते चुनाव में आदर्श आचार संहिता के बीच में मंत्री पद की शपथ दिला करके भारतीय जनता पार्टी ने श्रीकरणपुर के मतदाताओं को लुभाने का एक जो कुप्रयास किया है, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। बीते कल यानी 30 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के बाफलियाज में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को सुरक्षा बलों ने अचानक कहीं जाने से रोक दिया। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पुंछ में मारे गए 3 नागरिकों के परिजनों से मिलने जा रही महबूबा मुफ्ती को उनके घर जाने से सुरक्षा बलों ने रोक दिया। गुस्साई महबूबा बाफलियाज में कार्यकर्ताओं के साथ रास्ते पर ही धरने पर बैठ गईं और सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। रविंद्र रैना बीजेपी का प्रेसिडेंट यहाँ आ सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर आ सकती है, मगर हमें कहते हैं यहाँ खतरा है। तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ा खतरा तो यही लोग हैं हमारे लिए। दरअसल 21 दिसंबर को पुंछ के सूरनकोट इलाके में आतंकवादियों द्वारा सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद सेना ने 3 नागरिकों सफीर हुसैन, मोहम्मद शौकत और शब्बीर अहमद को पूछताछ के लिए उठाया था। अगले दिन तीनों मृत पाए गए। इसे लेकर के सेना ने एक ब्रिगेडियर कमांडर को भी सस्पेंड किया है और मामले की जाँच कराई जा रही है। भारतीय कुश्ती की दुनिया में जारी कलह थम नहीं रही। बजरंग पुनिया के बाद विनेश फोगाट ने भी अपने पुरस्कार वापस कर दिए। पहले साक्षी मलिक, फिर बजरंग पुनिया और अब विनेश फोगाट। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ ये लड़ाई अखाड़े से सड़क तक पहुंच जाएगी, ये किसी ने न सोचा था। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी पहलवान विनेश फोगाट ने अपना अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न अवार्ड वापस कर दिया है। 30 दिसंबर को विनेश अपना अवार्ड लौटाने प्रधानमंत्री कार्यालय जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। हालांकि उन्होंने अपना अवार्ड कर्तव्य पथ के बैरिकेड्स के पास ही रख दिया। विनेश फोगाट ने साल 2014, 2018 और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। साल 2018 में एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल दोनों में स्वर्ण पदक जीते। इसके बाद साल 2019 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक, तो साल 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। यही नहीं, प्रतिष्ठित लॉरियस अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट भी बनी थी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को साल 2016 में अर्जुन अवार्ड, तो साल 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था।
नए साल के जश्न को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से शरीयत का हवाला देते हुए युवाओं को नसीहत दी गई है कि वो नए साल का जश्न ना मनाएं। एक तरफ देश भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। देश भर में नए साल के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। इसी बीच यूपी के बरेली में एक मौलाना ने नए साल के जश्न को खुराफात बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक बयान जारी किया। मौलाना ने तमाम मुस्लिम नौजवानों को नए साल के जश्न को न मनाने की नसीहत दे दी है। लोग, नौजवान लड़के और लड़कियां नए साल का जश्न मनाती हैं। मैं इस सिलसिले में खास तौर पर मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं कि नए साल का वो जश्न न मनाएं। मौलाना मुफ्ती ने चेताया है कि अगर कोई भी मुस्लिम युवा जश्न मनाते पाया गया तो जमात के कार्यकर्ता उसे ऐसा करने से रोकेंगे। कि मुस्लिम नौजवान कहीं जश्न मना रहे हैं तो मुस्लिम नौजवानों को सख्ती से रोका जाएगा। ये पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार मौलाना मुस्लिम युवाओं पर बयान दे चुके हैं। जहां एक और मौलाना ने शरीयत का नाम लेते हुए नए साल के जश्न पर बयान जारी किया है। नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में पुलिस ने पूरी प्लानिंग कर ली है और इस प्लानिंग के तहत इस जश्न पर कुछ पाबंदियां रहेंगी। एक तरफ पूरा देश नए साल के जश्न की तैयारी में जुटा है तो वहीं प्रशासन भी तैयारियों में लगा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में हर साल होने वाले नए साल के जश्न से सबक लेते हुए इस बार भी पुलिस ने ट्रैफिक से लेकर आम जन की सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली और एनसीआर में सिक्योरिटी टाइट कर दी है। नए साल के जश्न पर ज्यादातर घटनाएं एक्सीडेंट से जुड़ी होती हैं। ऐसे में ड्रिंक करके ड्राइव करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहने वाली है। दिल्ली एनसीआर में नए साल के जश्न में किसी तरीके का कानून का उल्लंघन न किया जाए, इसके लिए 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस ने करीब 500 जगहों को चिन्हित किया है। नोएडा में करीब 300 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा नोएडा में आबकारी विभाग की 60 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगी। नए साल के मौके पर ज्यादातर युवा मॉल, पब, बार जैसी जगहों पर जाते हैं। ऐसे में इन सभी जगहों पर पुलिस की खास टीम तैनात रहेगी और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना को रोकने की कोशिश रहेगी। और एक बड़ा अपडेट मौसम को लेकर आपको दें कि दिल्ली में आज भी मध्यम से घना कोहरा। हालांकि अगर बीते एक हफ्ते की बात करें तो आज कोहरे की स्थिति में थोड़ी सी राहत है, लेकिन मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 800 मीटर और सफदरजंग पर विजिबिलिटी 500 मीटर है। मौसम विभाग ने कोहरे की स्थिति को लेकर आज येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ ही ठंड का सितम आज भी जारी है। आज भी दिल्ली में कोहरे को लेकर के मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली के एयरपोर्ट पर जो विजिबिलिटी है वो 800 मीटर है, जबकि सफदरजंग जो कि दिल्ली का मानक केंद्र माना जाता है वहां पर विजिबिलिटी मात्र 500 मीटर है। इस वक्त हम विजय चौक पर मौजूद हैं और अगर हम आपको कोहरे की स्थिति यहाँ से दिखाना चाहें तो देखिए कोहरा आसमान में जो है वो इस वक्त जो है वो छाया हुआ है। हालांकि पिछले 4 दिनों के मुकाबले आज कोहरे की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार जो है वो ज़रूर हुआ है, इसलिए जो दृश्यता है वो भी थोड़ी बेहतर जो है वो हुई है। अगर हम तापमान की बात करें तो बीते हुए कल में का जो दिल्ली का तापमान था, अधिकतम तापमान वो 20.3 डिग्री सेल्सियस था, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 11.8 डिग्री सेल्सियस था। वहीं अगर आज की हम तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक आज अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है वो रहने का अनुमान है। लेकिन इसके अलावा जो प्रदूषण की स्थिति है दिल्ली में उसमें जो है वो कुछ भी सुधार होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो दिल्ली का एवरेज AQI है वो 392 है, यानी कि बेहद ख़राब स्थिति में जो दिल्ली की आबो हवा है वो इस वक्त है। और ये जो AQI लेवल है वो 400 के करीब यानी कि गंभीर की श्रेणी के जो है वो बेहद करीब आ चुका है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली। आप सब जानते हैं अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और आने वाली 22 जनवरी को उस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसके लिए सिर्फ अयोध्या में नहीं पूरे देश में जबरदस्त तैयारी है। श्रद्धालु विशेष रूप से उत्साहित हैं, लेकिन इसी मामले पर राजनीति भी जारी है क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने इसमें जाने के लिए हामी नहीं भरी है और इसी को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी विपक्ष पर लगातार हमलावर है।
सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अयोध्या में राम मंदिर अटूट आस्था का विषय है। एक ऐसी आस्था जिसे श्रद्धालुओं ने सदियों तक कायम रखा। अयोध्या के राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ रहा है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से अतिथियों को न्योता दिया जा रहा है। इन न्योतों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जिन दलों और नेताओं को न्योता दिया गया, वो तय नहीं कर पा रहे कि कार्यक्रम में जाना है या फिर नहीं। हमारी परंपरा में या हमारे पूर्वज यही कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं, और कब किसको भगवान बुला लें ये किसको पता है। उनके पास यही है, इनके अलावा कुछ नहीं है। ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति में पहले दिन से करते आए हैं। जनता को धोखा देना इनका एक तरह से व्यवहार समझ लें, धंधा समझ लें, या इनका कार्यक्रम समझ लें, या इनकी रणनीति समझ लें। ये धर्म से राजनीति करने का तरीका इनका रणनीति का हिस्सा है। तब राम मंदिर नहीं बना था, मंदिर को लेकर राजनीति होती रही। अब एक बार चुनाव से पहले राम मंदिर से सियासी मसला बनता दिखाई दे रहा है। अब जब मंदिर बन गया है तो जिन दलों और नेताओं को न्योता दिया गया है, वो तय ही नहीं कर पा रहे कि कार्यक्रम में जाना है या नहीं। निमंत्रण मिले ना मिले कोई विवाद थोड़ी होता है। भगवान बुलाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा है किसी ने ये मान लिया है कि उनको बुलाने का, उनको न्योता देने का अधिकार है। हम तो नहीं मानते कि किसी को अधिकार है। भगवान का घर तो खुला रहता है सबके लिए। उस पर कोई किसी तरह की वो निगरानी नहीं कर सकता है कि हम इसको जाने देंगे, इसको नहीं जाने देंगे। विपक्ष इस बात को लेकर बटा हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना है या नहीं। एक तरफ पार्टियों को डर है, अगर वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए तो उन्हें हिंदू विरोधी बताकर घेरा जाएगा। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं को लगता है कि वो कार्यक्रम में शामिल हुए, बीजेपी के हाथों में खेले जाने का आरोप लगाया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी से लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह तक को निमंत्रण भेजा गया है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने करीब 6000 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी पहले राजनेता थे जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। This inauguration ceremony is that it has been converted into a state-sponsored event, with the Prime Minister, with the UP Chief Minister and others holding constitutional positions. This is something which we think is violative of it. It's straightforward politicization of a religious belief of the people, which we don't think is in consonance with the constitutional order that we have. So therefore, in these circumstances, I regret not being able to attend the function. राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ऐसा है जिस पर विपक्षी गठबंधन के नेता फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे ने भी ऐसा ऐलान किया है कि उन्हें न्योता मिला ही नहीं। तो अब तक कोई न्योता आया नहीं है, और दूसरी बात, वहाँ आने के लिए मुझे न्योते की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रामलला सभी का है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, विनती है कि राम मंदिर का लोकार्पण जो होने जा रहा है उसका पॉलिटिकल इवेंट ना हो। वो किसी एक की बात नहीं है। रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये जो फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सरकार ने नहीं किया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जहां विपक्ष धर्म संकट में फंसा है, तो वहीं इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों के बाढ़ जारी है। विपक्ष के रुख के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी गठबंधन पर शब्दों की बौछार कर रहे हैं। भगवान ने बुलाया तब हम जनता धरती पर आई। कोई व्यक्ति है बिना ईश्वर की मर्जी के धरती पर नहीं हो, और जब तक चाहेंगे तब तक रहेगा, उसके बाद उसको मृत्यु स्वीकार है। तो बिना भगवान के तो धरती पर आए नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं। मैंने कहा था कि आज के दिन में भगवान राम और निषाद राज एक गुरुकुल में पढ़ते थे, तो पहली बार अगर भगवान के अंदर दिव्य शक्ति ईश्वर का रूप देखा तो निषाद राज ने देखा। लगभग 550 वर्षों के बाद अयोध्या के, न केवल अयोध्या के, जो भी लोग भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, लोगों का सपना पूरा हो रहा है। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम होगा, मुख्य कार्यक्रम में जो मुख्य कार्यक्रम में मुख्य लोगों को
जो वहाँ का ट्रस्ट है उनकी तरफ से जो निमंत्रण दिया जा रहा है। विपक्ष के सामने हालात एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसा है। चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में विपक्ष के नेता 24 के गुड़ागणित में जुटे हैं कि कहीं प्राण प्रतिष्ठा का मामला उनके सामने संकट न खड़ा कर दे। वैसे अयोध्या के साधु संत 22 जनवरी को ऐतिहासिक पल बता रहे हैं, जिसका 500 सालों से हर एक राम भक्त को इंतजार था। और ऐतिहासिक क्षण है जब कि भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की होगी। उस दिन हमारे सभी देशवासियों प्रकाश करें और दीप प्रज्वलित करें। जैसे सूर्य का उदय होता है, अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार से यदि देशवासियों ने इस प्रधानमंत्री जी के निर्देशन को पूरे देश में हर घर में अपने अपना दीपक जलाया और हमारे देश में जो भी समस्याएं हैं सबका समाधान हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय होने से प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार से दीपक जलने तमसो माँ ज्योतिर्गमय, सारा देश प्रकाशित हो जाएगा और नई ऊर्जा उनको मिलेगी। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सभी देशवासी दीप प्रज्वलित करेंगे। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार यदि देशवासियों ने अपने घर में दीपक जलाया तो सारा देश प्रकाशित हो जाएगा, ऊर्जा मिलेगी। अलग अलग विचारधारा वाले गठबंधन इंडिया को एक जैसा रुख अपनाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इंतजार है कि कौन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हामी भरता है, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासत फुल है। और चलिए बात कर लेते हैं सीटों के दावे पर संग्राम की। दरअसल महाराष्ट्र से इंडिया अलायंस के अहम गठबंधन में चल रही सियासी बयानबाजी की हर तरफ इस वक्त चर्चा हो रही है। कांग्रेस और ठाकरे गुट की शिवसेना के नेताओं के बीच पिछले दिनों सीट शेयरिंग को लेकर तीखी बयानबाजी देखने को मिली। वहीं इन तमाम चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा बयान दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़के आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, वो हम हमारी सीटें कायम रखेंगे, इतना ही कहा ना। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत का ये वो बयान है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी अगले साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीट पर लड़ेगी। हालांकि उन्होंने सीटों को लेकर कांग्रेस से बातचीत की बात भी कही। चाहे राहुल जी है, सोनिया जी है, खरगे साहब है, वेणुगोपाल जी और ये जो बड़े नेता है, जो डिसीजन मेकर है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी का हमारा डायलॉग बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहाँ कोई गांव के गली के जो लोग हैं वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात तो कौन सुनेगा। वहीं 48 में से 23 सीट पर लड़ने वाले संजय राउत के बयान के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने उनकी टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सत्य असा आहे की काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा शिवसेना सगळे तिघही पक्ष एक कमजोर स्थितीत आहेत। यानी तिघही पक्ष जब एक बरोबर बसणार ना तो एक मोठी ताकद बनू सकतात। सीटों को लेकर जैसे ही विवाद पैदा हुआ, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे डैमेज कंट्रोल करने के लिए सामने आए और दावा किया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे गठबंधन को नुकसान हो। सब कुछ अच्छा चल रहा है और जब इंडिया की मीटिंग 19 तारीख को हुई थी दिल्ली में, उसी वक्त मेरे साथ संजय जी भी थे। हमने खरगे साहब से बात की है, राहुल जी से बात की है और ये तय हुआ है कि जो भी कुछ बात करनी है हम दिल्ली में करेंगे। और इसीलिए आज तक किसी ने ऊपर से उनके जो शीर्ष नेता है उनके यहाँ से कोई ऐसा संदेश आया नहीं कि ऐसे होगा वैसे होगा। और इसलिए कोई किसी को कुछ कहना कहने दो, हमारी ओर से उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच चल रही रस्साकशी के बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। प्रकाश आंबेडकर ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है।
इंडिया गठबंधन बनने से पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के बीच गठबंधन हुआ, जो आज भी बरकरार है। दोनों नेताओं को उम्मीद थी कि वंचित बहुजन अघाड़ी को कांग्रेस और एनसीपी के राजी होने के बाद महाविकास अघाड़ी में जगह मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो न पाया। ये बात उद्धव ठाकरे भी मानते हैं। वंचितचे नेते, आमचा प्रयत्न असा आहे की काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि वंचित अशी एकत्रित एक बैठक आम्ही करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। एक तरफ जहां वंचित बहुजन अघाड़ी के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल होने के लिए बात चल रही है, तो वहीं प्रकाश आंबेडकर की पार्टी ने नई शर्त रख दी है। राज्य कार्यकारिणी के मीटिंग में हमने ये तय किया है कि समान और न्यायिक सीटों का बंटवारा होना चाहिए और चारों भी पार्टियों ने कुल 48 सीटों को 12-12 के हिस्से में बांटना चाहिए। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी के लिए अहम राज्य है। एनसीपी शिवसेना में टूट के बाद गठबंधन को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि राज्य के लोकसभा के आंकड़े अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी शिवसेना को 41 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी को 23, शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने 1 और एनसीपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। हालांकि अब एनसीपी शिवसेना में टूट हो चुकी है। हाल ही में हुए एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई गई थी। वोट शेयर के मामले में भी कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही थी। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 37% वोट मिलने का अनुमान जताया गया था, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खाते में 41% वोट जाने की उम्मीद जताई गई थी। अन्य दलों के खाते में 22% मतदाताओं के वोट जाने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार गुट की सरकार है, लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में महाविकास अघाड़ी पार्टी बाजी मारती दिखाई दी थी। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 19 से 21 सीट और महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीट मिलने का अनुमान जताया गया था, जबकि अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान था। लोकसभा चुनाव 2024 सिर पर है। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष महागठबंधन अपनी पैठ जमाने की कोशिश में है। ऐसे में संजय राउत ने सीटों पर बयान देकर महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस सीट शेयरिंग के लिए किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है। देखिए, उत्तर भारत के कई शहर इस वक्त कोहरे की चपेट में हैं। ठंड के साथ घना कोहरा लोगों की दिक्कत को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से रेल और हवाई सेवा पर भी इसका असर पड़ रहा है। हालांकि आजकल के मुकाबले दिल्ली के एनसीआर में कोहरा जो है वो कम है। दिल्ली एनसीआर में कोहरा काफी कम है, लेकिन शीतलहर चल रही है और धुंध भी छाई हुई है। उत्तर भारत में शीतलहर, घने कोहरे वाला कहर। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। जैसे जैसे तापमान गिर रहा है, कोहरा घना होता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के आसमान पर आज भी धुंध छाई हुई है, जिसका असर हवाई सफर पर पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से फ्लाइट्स या तो देरी से चल रही हैं या रद्द की जा रही हैं। इस वक्त दिल्ली के एयरपोर्ट पर जो विजिबिलिटी है वो 800 मीटर है, जबकि सफदरजंग जो कि दिल्ली का मानक केंद्र माना जाता है, वहां पर विजिबिलिटी मात्र 500 मीटर है। कोहरे की वजह से रेलगाड़ियां भी रेंगने लगी हैं। घने कोहरे ने ट्रेन की रफ्तार को घटा दिया है। दिल्ली आने वाली ट्रेन देरी से पहुंच रही है। भैया, इससे बड़ी परेशानी हो रही है। एक तो फॉग की वजह से भी दिक्कत हो रही है, अब आने जाने में दिक्कत हो जाती है। अब जहाँ टाइम की ऐसी बचत नहीं हो पा रही है, मजबूरी में देर हो गई, क्या करा जाए। उत्तर भारत के कई शहरों के हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग सड़क पर गाड़ियों की लाइट जलाकर चल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी 0 होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त हम विजय चौक पर मौजूद हैं और अगर हम आपको कोहरे की स्थिति यहाँ से दिखाना चाहें तो देखिए, कोहरा आसमान में जो है वो इस वक्त जो है वो छाया हुआ है। हालांकि पिछले 4 दिनों के मुकाबले आज कोहरे की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार जो है वो ज़रूर हुआ है। आसमान में छाई सफेद आफत से हालत ऐसी है कि घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तरी राजस्थान में घना कोहरा आ सकता है। पश्चिमी हिमालय, झारखंड के कुछ हिस्सों में भी घने कोहरे का अनुमान जताया गया है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर चलने की संभावना जताई गई। तमिलनाडु, दक्षिण केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में बारिश होने का अनुमान है। सर्दी के इस सीजन के सबसे घने कोहरे की वजह से हादसे भी हो रहे हैं।
कोहरे की वजह से होने वाले हादसों में हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। साल 2021 में कोहरे की वजह से 28,934 हादसे हुए, जिसमें 13,372 लोगों की मौत, 25,360 लोग घायल हुए। साल 2022 में कोहरे से 34,262 हादसे हुए, 14,583 लोगों की जान गई, 30,796 लोग घायल हुए। दिसंबर महीने का आज आखिरी दिन है। कल से नया साल शुरू होने वाला है। ऐसे में मौसम तेजी से करवट लेगा, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है।